अदालत के भीतर अगर वकील गाली दे रहे हैं, वकील जूते फेंक रहे हैं मुख्य न्यायाधीश पे, तो किसका मूल्यांकन हुआ है? भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर युवा पीढ़ी को कॉकरोच कहे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। हालांकि उन्होंने सफाई दी बाद में और सब कुछ किया, लेकिन क्या हासिल है? आज तक ये पता नहीं है कि किसने पैलेट गन चलवाए, किसने बच्चियों के साथ दुराचार करने का आदेश दिया। मारपीट जो हुई है उसे दुराचार ही कहते हैं। शारीरिक बलात्कार ही दुराचार नहीं होता है, जो सार्वजनिक रूप से व्यवहार किया गया वो भी दुराचार में आता है। उसको सुनने के लिए भी समय नहीं है। इन्हीं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महोदय के शब्दों की वजह से आज देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुंह छुपाए घूम रहा है। बिल्कुल ठीक। संसद के सदन में नहीं आ पा रहे हैं। जो सरकार लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है, वो सरकार 5.5 लाख करोड़, वो सरकार जजों के लिए एक अलग से कुंभ के दौरान एक अलग से गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, जिसकी लागत करीब 20 करोड़ है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जेन जी जबरदस्त गुस्से में है। वो सरकार से जवाब चाह रहा है, लेकिन सरकार की ओर से जवाब आ नहीं रहा है। संसद चल नहीं पा रही है और लगातार जो कहीं सड़कों पर विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं और जो सरकार का रवैया है वो तो हठधर्मिता भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो माफ़ कर रहे हैं जैन जी को, जबकि जैन जी की ओर से कहीं ये चाहत है कि देश को एक तो गृह मंत्री बताएं कि वो जो जंतर मंतर पर हुआ था क्यों और कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है। तो गृह मंत्री तो आ नहीं रहे। आज भी जब मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग की, अभी सुबह का 11:30 बजा है। संसद 12 बजे तक के लिए स्थगित है। और इसके अलावा जो जैन जी का गुस्सा फूट कर सामने आया है वो सबसे भयावह तस्वीर पेश कर रहा है। जैन जी ने CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके मुख्य आतिथ्य को नामंजूर कर दिया है और साफ कह दिया, दो टूक कह दिया। और कहाँ से निकला? ये निकला है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद, नालसार का जो ये लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये निकला है। अब कल्पना कीजिए कि किस कदर गुस्सा है और ये कहाँ देश को ले जाएगा। ये बहुत भयावह हालात पैदा हो रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आम जन की आखिरी उम्मीद कोर्ट्स ही होते हैं। और हम बार बार कहते हैं जब हर तरफ से हार जाते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, लेकिन हमारे जो देश की न्यायालयीन व्यवस्था है, जुडिशियरी है, उसे लेकर किस तरह का एक अवमूल्यन की शिकायतें हो रही हैं, उससे निराशा की बातें हो रही हैं, उसी कड़ी में एक मसला मामला है। तो आज हमारा यही होगा चर्चा का विषय। हम जो खबरों के पीछे ही खबर की बात करते हैं, चलेंगे अपने मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जी अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो निकली है तस्वीर, मैं चाहूँगा कि जो उन बच्चों की एक प्रतिक्रिया है वो पहले अपने दर्शकों को दिखाई जाए कि वो क्या कह रहे हैं। देखिएगा, ये देखिए अरुण जी, स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि युवाओं को कॉकरोच कहने से लेकर पुलिस बर्बरता के वीडियो देखने का समय ना होने जैसे असंवेदनशील बयान देने तक CJI ने हमारे जैसे छात्रों के लिए उदासीनता दिखाई है। ऐसे में उन्हें हमारे कॉलेज में आमंत्रित करना और उनके हाथों से उन डिग्रियों को हासिल करना, जो हमारे लिए शैक्षणिक और भावनात्मक रूप से बहुत अहम है, हमें सही नहीं लग रहा है। शुरुआत आपसे। संजीव जी, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले एक दो घटनाएं और हुई, लेकिन उन पर बात करने से की बजाय मैं सीधे इस मुद्दे पर आता हूं। आपको पता है कि अपने यहाँ पंच को भी परमेश्वर माना गया है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तो परमेश्वर की श्रेणी में आता है, क्योंकि माना गया है कि न्याय की देवी अंधी है, लेकिन वो तथ्यों के आधार पर सुनकर जो है, जो बताया जाता है उस आधार पर न्याय करती है। और उस न्याय के मंदिर में आज ये स्थिति है कि कक्ष के, न्याय कक्ष जिसको क्या कहें, कोर्ट रूम अंग्रेजी में कहें, अदालत के भीतर अगर वकील गाली दे रहे हैं, वकील जूते फेंक रहे हैं मुख्य न्यायाधीश पे, तो किसका मूल्यांकन हुआ है? आप कहेंगे समाज का।
और मेरा ये कहना है कि समाज और परमेश्वर दोनों का मूल्यन हुआ है। परमेश्वर अपने पद से ऐसे गिरे हैं कि वो इस श्रेणी में आ गए कि उनके ऊपर उन्हें भरी अदालत में गाली दी जा रही है, उनके ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं। इसके लिए किसको आत्ममंथन करना होगा? हम सबको करना होगा। अब जो बात यहां आई, भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर युवा पीढ़ी को कॉकरोच कहे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। हालांकि उन्होंने सफाई दी बाद में और सब कुछ किया, लेकिन क्या हासिल है? और ये भी चीज है कि वर्तमान सरकार जिसने 12 साल में देश की सभी संस्थाओं का अवमूल्यन किया है, उसके चंगुल में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आया है। सर्वोच्च न्यायालय, पहली बार यह हुआ कि प्रधानमंत्री किसी मुख्य न्यायाधीश के घर में गणेश पूजा करने जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो जो कुछ हुआ है अब, उसको मुझे लगा था कि गणेश पूजा के बाद जो आएंगे वो कम से कम ऐसा तो करेंगे कि लोग उंगली ना उठाएं। लेकिन यहां क्या हुआ? पूरी करोड़ों युवाओं को कॉकरोच, तिलचट्टा कह के उनको खारिज कर दिया गया। और यही नहीं, जब ये बात आई कि उनके ऊपर जंतर मंतर पर, जिसे दुनिया ने देखा, अत्याचार हुआ, आज तक ये पता नहीं है कि किसने पैलेट गन चलवाए, किसने बच्चियों के साथ दुराचार करने का आदेश दिया। मारपीट जो हुई है उसे दुराचार ही कहते हैं। शारीरिक बलात्कार ही दुराचार नहीं होता है, जो सार्वजनिक रूप से व्यवहार किया गया वो भी दुराचार में आता है। उसको सुनने के लिए भी समय नहीं है। तो फिर वो युवा पीढ़ी जो खुद कानून पढ़ के निकल के आ रही है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो खोले हैं उसी में की एक है, अगर उसके युवा ये सवाल उठाते हैं तो बहुत स्वाभाविक है। क्यों? अब एक और चीज आप देखिए, आज पूरी सरकार, क्या होता है ना कि जैसी संगति होती है, जैसे आप होते हैं, जैसे आप लोगों को चुनते हैं, वैसे ही आप बनते हैं। ठीक है, एक खास विचारधारा को लेकर के वर्तमान केंद्र सरकार ने सभी शैक्षिक संस्थाओं, कार्यकारी संस्थाओं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी में अपनी खास पसंद के लोग बैठाए हैं। उनका क्या नतीजा है वो देख लो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगर युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा होता, तो जो आज कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी है शायद नहीं खड़ी होती। पूरी दुनिया में कॉकरोच जो आए हैं सामने और जो उन्होंने किया है, इन्हीं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महोदय के शब्दों की वजह से आज देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुंह छुपाए घूम रहा है। बिल्कुल ठीक। संसद के सदन में नहीं आ पा रहे हैं। कॉकरोच किसकी वजह से है? किसकी वजह से? किसने ये कॉकरोच शब्द को युवाओं पर किसने चस्पा किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। जी। और इससे पहले भी उनके 2-3 जगह के प्रोग्राम, क्योंकि ये नहीं है, जब से उन्होंने ये कहा है उनका लगातार विरोध हो रहा है। जी हाँ। नहीं, अरुण जी देखिए, ये जो युवा पीढ़ी खड़ी हुई है और जिसकी वजह से पूरी देश की सरकार, जो प्रधानमंत्री खुद को भगवान मानता था, आज ये हालत है, उस व्यक्ति को मुंह छुपाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो जैसे लोग चुनोगे वैसा खामियाजा भरोगे, ये दिख रहा है। बिल्कुल सर। नहीं, हम बहुत सम्मान करते हैं। हम तो न्याय पूरी व्यवस्था प्रणाली को हम नमन, हमने कहा ना, परमेश्वर, पंच परमेश्वर, हमने वहीं से शुरुआत की है। कोई अपमान नहीं कर रहा है। मिलॉर्ड, आपने कहा परमेश्वर, मिलॉर्ड। तो मिलॉर्ड के ये जो, मैं अरुण जी इससे जुड़ा सवाल पूछने के पहले दूसरी एक और आ जाता हूँ। मैं मध्य प्रदेश आपको ले आता हूँ, क्योंकि आपने वो गणेश पूजन का जिक्र किया, और कौन थे वो गणेश पूजन में, किसके यहाँ गए थे, सब देश को मालूम है। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक हमने दृश्य देखा था। हमने उस पर भी बड़ा विस्मित हुए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उज्जैन में थे, इंदौर भी थे, और सिंहस्थ के जो आयोजन हो रहा है 2028, उसके लिए एक बड़ा भव्य दिव्य, जो जजेस हैं देश भर के, उनके लिए एक गेस्ट हाउस बन रहा है उज्जैन में बड़ी भारी लागत से। उसके भूमि पूजन के लिए, उसके पूजन के लिए जो मिलॉर्ड हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ थे और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ थे। बड़ा विस्मय इसलिए हो रहा था कि देखिए, ये बड़ी दूरियां बनाई जाती हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या था, मुझे नहीं पता। आतिथ्य कैसे स्वीकारा होगा, उस पर जरूर मैं चाहूँगा, क्योंकि आपने वो गणेश पूजन की बात की तो मैं इसका जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ
जो मोहन यादव है, आपने देखा अभी कई सारे, उनको भी कई मसले मामलों में कटघरे में है। उन पे वो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी अभी चस्पा है, उसका उन्होंने खुद ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया है, सरकार की ओर से कोई बहुत क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। तो वो जो हुआ वहां, क्या इसको लेकर दूरी नहीं बनाई जा सकती थी? क्योंकि आपने वो गणेश पूजन किया, तो पहले ये सवाल, फिर मैं वापस लौटूंगा इस पे, छोटा सा उत्तर उस पर। अब संजीव जी, आपने सवाल किया, मैं आपसे प्रति प्रश्न करता हूं। आपको दिल्ली की जस्टिस शर्मा याद है, दिल्ली हाई कोर्ट की, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि जब जब मैं संघ के कार्यक्रमों में जाती हूँ मेरी पदोन्नति हो जाती है। एक वैसे उदाहरण भरे पड़े हैं अरुण जी, बहुत सारे हैं। अब आगे आ जाइए। एक बात बताइए, एक धार्मिक आयोजन, सिंहस्थ हिंदुओं का पर्व है जिसको हम लोग महाकुंभ कहते हैं, हर 12 साल में महाकुंभ आता है। मैं दृश्य भी दिखाते जाता हूँ, करिए आप टिप्पणी में, दृश्य भी दिखाते जाता हूँ। इलाहाबाद और हरिद्वार में अर्धकुंभ भी होता है। नासिक, उज्जैन, जहां पूर्ण कुंभ होते हैं 12 साल में होते हैं। एक धार्मिक आयोजन में भारत का कोई भी नागरिक, वो किसी पद पर हो, अपनी व्यक्तिगत आस्था के हिसाब से शामिल हो सकता है आम नागरिक की हैसियत से। और सरकार दावा करती है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि करोड़ों आते हैं। यहां पहली चीज ये है कि मध्य प्रदेश सरकार जजों के लिए अलग से, जो सरकार लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है, वो सरकार 5.5 लाख करोड़, वो सरकार जजों के लिए एक अलग से, कुंभ के दौरान एक अलग से गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, जिसकी लागत करीब 20 करोड़ है। और उसमें बड़े शानदार कक्ष बनाए जा रहे हैं, बड़ी लंबी वो है। वो पहला काम तो यह है कि सरकार ये क्यों कर रही है? क्या जजेज ऑफिशियल कैपेसिटी में आएंगे, प्रोटोकॉल के तहत आएंगे? तो क्या ये परमिटेबल है? क्या इसकी अनुमति है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या दूसरे न्यायालयों के न्यायाधीश पद की गरिमा को छोड़ते हुए, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जब तक वो पद पर हैं वो किसी भी धर्म और धार्मिक गतिविधियों से अलग रहेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर कुछ भी कर सकते हैं, वो जहां नहाए, आमतौर पर वो उनकी वो है, लेकिन सरकार उनके लिए प्रोटोकॉल करे, उनके लिए व्यवस्था करे। क्या ये उचित है? क्या ये भारत की संविधान? ये विषय अरुण जी है, लेकिन आप उस पे करिए जो आप सुनते जाइए, आप पूरी बात सुनिए। तो पहली चीज ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये एक तरह से जजों को ये घूस देने की कोशिश कर रही है कि आपके लिए हम सुविधा जुटा रहे हैं। जजों को ये तय करना चाहिए था कि वो इस तरह की सुविधा को पहले डिसअप्रूव करें। अगर आप आते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की बगल में बैठ के ये साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं ना, हम धर्मनिरपेक्ष, हमें पता नहीं लगा कि संविधान कब बदल गया, क्योंकि ये उनके मान्य आचरण के विपरीत है। उनको नहीं आना चाहिए था, ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। एक धार्मिक आयोजन है, भारत में अभी भी धर्मनिरपेक्ष हैं हम लोग। अभी संविधान बदला नहीं है, अभी देश संविधान से चल रहा है। ऐसे में अगर मुख्य न्यायाधीश भारत के आते हैं और वो मुख्यमंत्री जिस पर तमाम लांछन इसी को लेकर लगे हुए हैं, उसके साथ बैठ के भूमि पूजन करते हैं, पहला सवाल, पद पर रहते हुए क्या आप आधिकारिक तौर पर एक जज की हैसियत से एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में भाग लेने की आपको एक मान्य परंपरा है? नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पर कोई कुछ भी करिए, आप आम आदमी की तरह से छुट्टी लीजिए, गंगा नहाइए, कुछ भी करिए, वो लोग करते रहे, लेकिन आपके लिए तय किया जा रहा है कि आपके लिए, आप कुंभ में आइए, आपके लिए अलग से गेस्ट हाउस बनेगा, आप उसको आके इसमें जो मुख्यमंत्री ब्लेम्स हैं, ब्लेम की तो बात में है। पहली चीज ये है कि मुख्य न्यायाधीश को ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पद पे हैं तब तक आप सरकारी सुविधा लेकर धार्मिक आयोजन में धार्मिक यात्राएं नहीं कर सकते, वो आपकी व्यक्तिगत यात्राएं होंगी। एज ए पर्सन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, घोषित तौर पर छाया हुआ है कि ये व्यक्ति इस आयोजन में क्या क्या गड़बड़ हुई है, कैसे हुआ है और कैसे खेल किया जा रहा है। 30,000 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है। 2004 में उमा भारती ने करवाया था, 16 में शिवराज सिंह ने करवाया था, तो 2004 और 16 में जो खर्च हुए थे करोड़ों रुपए, उसके बाद
कहा तो यह जा रहा है कि इस उज्जैन के इस महाकुंभ की आड़ में मुख्यमंत्री, जो उनकी कोशिश थी, आप याद कीजिए, वो पहले एक स्पिरिचुअल सिटी बसाना चाहते थे, उस पर संघ ने विरोध किया, उन्हें पीछे हटना पड़ा। उसके बाद उनके परिवार पर, उन पर तमाम आरोप आए जो आज तक उनका खंडन नहीं हुआ है। और उज्जैन के लोग साफ कह रहे हैं कि इस महाकुंभ के जरिए मुख्यमंत्री और उनके परिजन अपनी अगली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सारे काम उनकी सुविधा से, उनके हिसाब से हो रहे हैं। यह आम आरोप है। ऐसे के बीच में एक मुख्य न्यायाधीश अगर उस मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के पूजा करते हैं गेस्ट हाउस की, तो कायदे से तो फिर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। ये उनके पद की गरिमा के मुताबिक नहीं है। लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति युवा पीढ़ी को कॉकरोच कहे, जो उनके ऊपर पैलेट गन का अभी तक आज तक ये तय नहीं कि हुक्म किसने दिया, वो उसको सुनने से इनकार करे, वो व्यक्ति अब कोई भी सफाई दे, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति सत्तारूढ़ दल की विचारधारा, खास तौर पर जो स्वयं सेवक की भावना है, उस भावना के अनुरूप या उस भावना के को मानते हुए, क्योंकि कोई भी नहीं, संदेश यही है जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं, बहुत साफ है। और जब ये बात आती है, तब छात्रों ने जब ये कहा है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति से हम सम्मान नहीं, डिग्री नहीं लेंगे, तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि अब तो ये बिल्कुल से स्पष्ट हो गया। और एक और बात सुन लीजिए, अब आप यहाँ सुनिए, थोड़ा रुकिए। ये अकेले जज साहब का मामला नहीं है, भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आप लीजिए, एक और माननीय न्यायाधीश हैं जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं भारत के, उनकी पत्नी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। उन पर क्या आरोप लगे हैं, अभी लगे हैं, और क्या उनके खिलाफ चल रहा है? उन पर आरोप लगने के बाद भी केंद्र सरकार ने उन्हें कुलपति बनाया हुआ है। यही नहीं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद उन्होंने अभी तक सेवावृत्ति अघोषित। ऐसी स्थिति जेएनयू में है। जेएनयू की कुलपति के साथ भी वही परिस्थिति है। तो जब शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सबको एक खास विचारधारा के तहत लाया जा रहा है, उसके बाद आप क्या कहोगे? मुझे इस बात की खुशी है कि छात्रों में अभी भी इस देश के लोकतंत्र की भावना जिंदा है, सोच जिंदा है, वो सोच रहे हैं। बिल्कुल। जो शिकायत का मजमून है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपको तो मालूम ही है, आप जानते हैं कि उन्होंने, चाहे वो कुलपति हो उस जो नालसार जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद है उसके, और चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन, उनको पत्र दिया। 70 छात्रों ने पहले एक पत्र दिया था, विरोध किया था, जताया था साहब, जो हम लोग जिस पे जिक्र कर रहे हैं। फिर बाद में 2027 से 2031 तक का जो बैच है, 380 विद्यार्थी वो मैदान में आ गए। अब उन तो करीब 450 विद्यार्थी है ना, सीधे अपनी उनकी जो इस शिक्षा है, क्योंकि ये जो सरकार है, कुछ छुपा तो नहीं, नाम तो अभी आ जाएंगे किस किसने विरोध किया। तो ये जो इतना साहस, ये दिखता है कि अब जो जैन जी रुक नहीं रहा है, अब किसी भी सूरत में, वो चाहे कुछ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे, और फिर वहीं आके कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका ऐसा खुला विरोध। क्या कहिएगा? एक लाइन, 2 लाइन, फिर मैं एक अंतिम सवाल करूंगा, छोटा सा सवाल। ये है संजीव जी, जो मूल बात है कि जब एक गलत व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचता है और उसके बाद वो अपने सारे नियम मानदंडों को किनारे करके जब वो मनमानी करता है, तो उसकी मनमानी में सारी संस्थाएं उसकी मनमानी का शिकार होती हैं। अवमूल्यन हमारी सरकार का, पहली बार देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से गाली दी गई, और जिन्हें, जैसे उन्होंने आके कहा कि मेरी माँ को और मुझे गाली दी गई, उन्होंने गालियों को तौला, लेकिन क्या कभी ये पूछा गया कि वो बच्चे जो आपके पीछे खड़े थे, वो आपको गाली क्यों देने लगे? उनसे बात करने की फुर्सत आपको नहीं है। यही वजह है कि आपने अपनी विचारधारा के चलते देश की हर संस्था का अवमूल्यन किया है। उन व्यक्तियों को लाए हैं आप जो आपकी विचारधारा से, आपकी पसंद से चलते हैं, आपके इशारे पर चलते हैं, जो देश के संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। जजों की नियुक्ति, अगर कोई जज, हाई कोर्ट का जज ये कहे कि जब मैं संघ के कार्यक्रम में जाती हूं तो मेरा प्रमोशन हो जाता है, इससे मतलब क्या है? और पूरे उनको देख लीजिए, कैसे कैसे जजों ने, कौन कौन से जज हुए। जिस जज ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की थी, उसको क्या हुआ? तो जब आप बैठ के सत्ता में ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि देश मुर्दा हो गया है। 150 करोड़ का देश है, उसमें लोग खड़े तो हो रहे हैं।
और युवा पीढ़ी खड़ी हुई है, और उस युवा पीढ़ी ने पहली बार आपको विवश कर दिया है। आपके यहाँ इस्तीफे नहीं होते थे, आपने इस्तीफा लिया और आप मुंह नहीं खुल रहा है। आप रील तो बना रहे हैं लेकिन जाके सांसदों के बीच में बात करने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी विचारधारा को थोपा है और उस विचारधारा से आए हुए लोग समझौते कर रहे हैं। वो पदों की गरिमा गिरा रहे हैं। ठीक है, उसका परिणाम युवा सामने खड़ा है। बिल्कुल अरुण जी, मैं 2 सवाल जोड़ के और बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहूंगा कि 30-40 सेकंड में। एक तो आपने सुना होगा वो जो जेपीएससी है, झारखंड पीएससी जो है, उस मसले मामले में चल ही रहा है, प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, अभी भी वहां कूच किए हुए हैं विद्यार्थी। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ईडी की एंट्री हो गई, इधर नहीं हुई है, इतने बड़े बड़े कांड हो गए, ईडी अब तक नहीं आई, सीबीआई नहीं, वहां तो सीबीआई भी शायद ईडी की एंट्री हो गई एक। और दूसरा 13 जैन मेरा जैन जो चल रहा है, तो यही सब है, इसी के रेपरकेशन से जो 13 जैन मेरा जैन और क्या क्या, इसमें कावड़ियों के पैर दबाने की तरफ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं नेता, मंत्री, फलाने अफसर पैर दबा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। समअप करूंगा तो ये क्या है, ये मतलब मैं आपको कहता हूं कि वही बात है। नेहा बोरा पे किसने स्याही फेंकी? वो कौन है? एबीवीपी का कार्यकर्ता है। इनका जैन जी है। वो जैन जी के सवालों पे संघ प्रमुख ने झूठ बोला, दुनिया ने देखा, सबको पता है, उस पर बात नहीं करेंगे। कुल मिला के ये है कि आप पढ़े लिखे युवाओं की आवाज को दबाकर, उनको अनदेखा करके आप क्या खड़ा कर रहे हैं? आप कांवड़िए जो हुड़दंग कर रहे हैं, उनके आप पांव दबा रहे हैं, आप उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनके लिए सड़क रोक रहे हैं। करोड़ों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में, आपको कोई परवाह नहीं। फूल बरसा रहे हैं। पुलिस आपकी पांव दबा रही है। और यहाँ पुलिस, जो छात्र अपनी परीक्षा में धांधली पर सवाल उठा रहे थे, उन पर आप पैलेट गन चला रहे हैं। और जो नशा करके, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाणित है, आप देख लीजिए, खुद कावड़िए कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग घुस गए, सड़क पर हुड़दंग कर रहे हैं, वो आपके लिए, उनको आप जो है वो आप उन पर फूल बरसा रहे हैं। और एक बड़ी बात है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है जिसने करवाया? आज तक उसका नाम नहीं आया। पेपर लीक कौन है? वो एक संघ का स्वयंसेवक है, मध्य प्रदेश जबलपुर का रहने वाला है। उसका प्रमोशन, क्योंकि इनके पास योग्य लोग नहीं है। और ये भी तय है, ये साबित हो चुका है कि संघ के लोगों को स्थापित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं में ये तय कर लिया था नरेंद्र मोदी और संघ ने कि हमारे बीच में क्या होगा। तो अब क्या हुआ है? पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पे सवाल है, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में सवाल उठ रहा है, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। और अब जो है, अब तो फिर तमाम चीजों को छोड़ दो, अब तो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल उठ गया, उनसे पूछा जा रहा है। और अब नई चीज क्या आई है? राम मंदिर की चोरी, उस पर भी बड़ा सवाल है। तो किसी भी स्थिति में कौन से लोग चोर हैं, कौन से लोग चोर हैं, ये आरोप लग रहा है, वो संघ के लोग हैं। तो बात वही है, एक लाइन की बात है कि जब आप जैसे हो वैसे ही लोगों को लाओगे, तो देश में हर कोई आपका गुलाम नहीं है। युवा पीढ़ी आपकी गुलाम नहीं है। आज की युवा पीढ़ी सवाल पूछती है और नैतिक रूप से ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की थी कि युवाओं के सवालों का जवाब देते। नहीं, उन्होंने तो एक तरीके से सीजीआई को भी उलझा लिया, ऐसा कह सकते हैं इन सबको करके। उलझा नहीं लिया, उन्होंने वो सब लोग चुने हैं। उन्होंने भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चयन की प्रक्रिया बदली, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया बदली, क्यों? ताकि अपनी पसंद के लोगों को लाया जा सके। बिल्कुल। और मैंने कहा ना आपको, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उसका उदाहरण दिया। क्या होने वाला है? अगले मुख्य न्यायाधीश में वही आने वाले हैं जो विचारधारा से। ये आपने किया है, इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं से तो आवाज शुरू होगी। बिल्कुल। 150 करोड़ आपके साथ नहीं है और 40 करोड़ युवा जो है वो आपके सामने खड़ा है। ठीक बात। और इसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बाद अगर सीधा कोई निशाना बनाया तो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को, न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को ये समझना चाहिए कि युवा पीढ़ी किसी को बख्शने वाली नहीं है। बिल्कुल। आपकी विचारधारा, अगर पक्षपाती विचारधारा से आप आओगे तो आपको जवाब मिलेगा। और ये आंध्र प्रदेश से जो सीधा जवाब आया है वो इस देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। किसी मुख्य न्यायाधीश को अदालत में गाली नहीं दी गई और किसी मुख्य न्यायाधीश के हाथ से रिजेक्शन, ऐसे खुलेआम रिजेक्शन नहीं। साथ हुआ है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।
थैंक यू। नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को और हम बात कर रहे थे जो नालसार रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें मंजूर नहीं और साफ कर दिया है कि यदि ये किया जाता है, अभी कोई तय नहीं हुआ है, निकला नहीं है कि क्या फाइनल हुआ है, नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन कह दिया कि अगर ये होता है तो फिर इस पे और तीखा आंदोलन होगा। कल्पना कीजिए आप। जो कुछ होगा हम आगे बताएंगे, लेकिन इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट पर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बैठकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।